Good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. ओके, तो देखो, कल हमारा लेक्चर आधा अधूरा रह गया था। उसी टॉपिक को आज हम लोग वापस रिपीट करेंगे यहाँ पर। ओके, इससे पहले जो भी टॉपिक मैंने लिए है पावर बीआई के अंदर, जो भी हमने देखा है, उसके अंदर किसी को कुछ डाउट है क्या? No, sir. ओके, तो कल देखो, कल तनुजा गायकवाड़ ने मुझे एक मैसेज किया था। उसमें डेट डिफरेंस, जब हमने डेट फंक्शन देखे थे उसमें डेट डिफरेंस हमने देखा था। तो अभी लेटेस्ट पावर बीआई जो है, यानी कि जो लेटेस्ट वाला पावर बीआई इंस्टॉल किया है, उसमें शायद वो डेट डिफरेंस का फंक्शन नहीं है। तो पावर बीआई हर महीने अपडेट होता रहता है, हर महीने उसमें थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो वो जो डेट डिफरेंस निकालने का जो फंक्शन था, वो मेरे पावर बीआई में है, लेकिन तनुजा गायकवाड़ के पावर बीआई में वो नहीं है। तो वो वहां पर जब प्रैक्टिस कर रही थी, तब उसको वो डिफरेंस, डेट के बीच में जो डिफरेंस होता है, वो वहां पर वो नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि वो फंक्शन ही पावर बीआई के अंदर नहीं था। तो इस तरीके के थोड़े बहुत चेंजेस पावर बीआई के अंदर होते रहते हैं। इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। आप जब प्रैक्टिस करोगे, हो सकता है कि मेरा पावर बीआई थोड़ा सा अलग हो, आपका पावर बीआई थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो ध्यान से देखना है। फंक्शन, कई बार क्या होता है, फंक्शन अलग अलग फंक्शन होते हैं, या फिर फंक्शन का नाम ही चेंज हो जाता है, कुछ भी हो सकता है वहां पर। तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर जो मैंने सिखाया वो आपको पावर बीआई में अगर वो फंक्शन नहीं मिलता है, तो आप एक्सेल में जाकर के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, एक्सेल के पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। ओके, समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। मेरा पावर बीआई थोड़ा सा अलग हो सकता है, आपका पावर बीआई थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि आपने अभी 8 एक दिन पहले इंस्टॉल किया है, और मैंने शायद एक से 1.5 महीना पहले इंस्टॉल किया था। तो थोड़ा सा अपडेट हो चुका होगा पावर बीआई। तो ये प्रॉब्लम किसी किसी को आ सकती है। अगर पावर बीआई में प्रॉब्लम आती है, तो आप एक्सेल में जाकर के भी पावर क्वेरी के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखो, अभी हम लोग आज स्टार्ट करेंगे नंबर फंक्शन। क्या स्टार्ट कर रहेंगे? नंबर फंक्शन। मैं मेरी स्क्रीन यहां पर शेयर करता हूं। स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो देखो यहाँ पर नंबर फंक्शन अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आपको आधा सिखाया था, आधा बाकी रह गया। वापस स्टार्टिंग से आज स्टार्ट करेंगे। तो देखो, ये पावर क्वेरी नंबर फंक्शन नाम से एक फाइल है। इसके अंदर 7-8 वर्कशीट अवेलेबल है। वर्कबुक के अंदर 7 से 8 वर्कशीट अवेलेबल है। इसमें था पहला ऐड सब्ट्रैक्ट, प्रोजेक्ट का नाम था एस्टिमेटेड हाउर, एक्चुअल हाउर। उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड, प्रोडक्ट का नाम दिया गया है, यूनिट प्राइस दिया गया है, क्वांटिटी दिया गया है, परसेंटेज एंड परसेंट ऑफ, एम्प्लॉय का नाम दिया गया है, सैलरी दिया गया है, सैलरी के ऊपर कितना परसेंटेज बोनस मिलने वाला है वो दिया गया है। और ये फॉर कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर 100 करके एक कॉलम मैंने बनाया है। मॉड्यूलो, मॉड्यूलो के अंदर टोटल आइटम दिए गए हैं। आइटम पर बॉक्स, हर एक बॉक्स के अंदर कितने आइटम आएंगे वो लिखा है, और आगे डिस्क्रिप्शन करके एक कॉलम दिया गया है। राउंडिंग, राउंडिंग में मेजरमेंट दिया गया है, डेसिमल में वैल्यू दिया गया है, और उसके यूनिट्स यहाँ पर दिए गए हैं। इवन ऑड, डे के अंदर डे के नाम दिए गए हैं, पार्टिसिपेंट का काउंट यहाँ पर दिया है, इवेंट के
नाम कॉलम में दिए गए हैं। साइन, साइन में ट्रांजैक्शन, अमाउंट, कैटेगरी, इस तरीके के 3 कॉलम है। और आगे है कंबाइंड ऑपरेशन, इनवॉइस दिया गया है, प्रोडक्ट का प्राइस है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया है और टैक्स परसेंटेज। इस तरीके से ये डेटा फाइल के अंदर अवेलेबल है। अब मैं इसको पावर बीआई के अंदर लोड करता हूँ। पावर क्वेरी नंबर फंक्शन नाम से फाइल है। ये फाइल आपको गिटहब पर आज प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, पावर बीआई ओपन करता हूँ, उसके अंदर इस फाइल को हम लोग क्या करेंगे, लोड करेंगे। ओके, तो देख यहाँ पर स्क्रीन पर पावर बीआई का डेस्कटॉप ओपन हो चुका है। स्क्रीन के ऊपर पावर बीआई का डेस्कटॉप ओपन हो चुका है। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बाजू में डेटा पेन, क्या है ये, डेटा पेन। यहाँ पर कोई भी डेटा यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक किसी भी फाइल को पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर लोड नहीं किया है, इसके कारण यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं दिख रहा है। अब देखो, गेट डेटा में मैं क्लिक करता हूँ, एक्सेल वर्कबुक के अंदर मेरा डेटा है। एक्सेल वर्कबुक के ऊपर क्लिक किया, इसीलिए देखो डेस्कटॉप के ऊपर पावर क्वेरी नंबर फंक्शन ओपन। अब ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सभी शीट आपको ओपन दिखाई दे रहे हैं। सभी शीट को मैं सिलेक्ट करूंगा। ये जो सिंबल आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये सिंबल वर्कशीट का है। किसका? वर्कशीट का। ट्रांसफॉर्म डेटा, क्योंकि हमें क्या करना है, कुछ चेंजेस करने हैं। ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर क्लिक किया, अब पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। पावर क्वेरी एडिटर यहाँ पर ओपन हो चुका है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे नंबर फंक्शन। नंबर्स का जो डेटा होगा आपका, उस डेटा के ऊपर यूज किए जाने वाले फंक्शन। अभी मैं ऐड कॉलम के ऊपर क्लिक करता हूं। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट। तो देखो ऐड सब्ट्रैक्ट में प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, एस्टिमेटेड हावर, एक्चुअल हावर। तो देखो ये वेबसाइट डिजाइन का जो प्रोजेक्ट है, इसका एस्टिमेटेड हावर 40 है, एक्चुअल हावर 45। तो दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। एस्टिमेटेड हावर का मतलब होता है इसको कंप्लीट होने के लिए 40 घंटे लगे, और एक्चुअल हावर कितने घंटे लगने वाले थे, एक्चुअल में 45 घंटे, यानी कि 5 घंटे ज्यादा लगने वाले थे, लेकिन 5 घंटे पहले ही ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इसका मीनिंग होता है। तो देखो अभी क्या करना है मुझे, ये वेबसाइट डिजाइन का ये जो प्रोजेक्ट है, इसका अगर टोटल हावर निकालना है, एस्टिमेटेड हावर प्लस एक्चुअल हावर, तो मैं दोनों को यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। स्टैंडर्ड में जाकर ऐड, ये स्टैंडर्ड कहां पर है, फ्रॉम नंबर, यानी कि नंबर फंक्शंस में यहां पर आपको दिख रहा है। स्टैंडर्ड में क्लिक किया, ऐड के ऊपर क्लिक किया, तो देखो यहाँ पर एडिशन आ गया। कॉलम का नाम क्या होगा, टोटल हावर्स। कॉलम का नाम मैंने चेंज कर दिया, इसका स्टेप यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है, टोटल हावर। इसके बाद अब देखना है एक्चुअल हावर और एस्टिमेटेड हावर दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है। तो एक्चुअल हावर को सिलेक्ट किया, एस्टिमेटेड हावर को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस। देखो सब्ट्रैक्ट, अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों हावर्स के बीच का डिफरेंस यहाँ पर आ चुका है। इसको मैं नाम दूंगा हावर वेरिएंस। हावर वेरिएंस, देखो ये 2 कॉलम यहाँ पर आ चुके हैं।
इसके बाद यहाँ पर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दो फंक्शन देख लिए किस तरीके से यूज करते हैं। आगे है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। क्या है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड? अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम दिया गया है, यूनिट प्राइस यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्वांटिटी यहाँ पर दिख रहा है। अब मुझे क्या निकालना है? यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इक्वल टू टोटल प्राइस। क्या निकालना है? टोटल प्राइस। यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, स्टैंडर्ड में जाकर मल्टीप्लाई। देखो दोनों का यहाँ पर आंसर आ चुका है, मल्टीप्लिकेशन कॉलम का नाम आ गया। इसको मैं अभी रिनेम करूंगा टोटल प्राइस। देखो सबके आंसर यहाँ पर आ गए। एक्सेल में क्या करना पड़ता था? मल्टीप्लिकेशन करके फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करना पड़ता था, तब जाकर के टोटल प्राइस निकलता था। पावर क्वेरी के अंदर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक बार फॉर्मूला लगा दिया सबका आंसर निकल के आ जाएगा। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कौन सा फंक्शन कहां पर अवेलेबल है। तो ये निकला टोटल प्राइस। अब देखो टोटल प्राइस के ऊपर से वापस मुझे ये जो यूनिट प्राइस दिया गया है इसको निकालना है, मतलब प्राइस को वेरीफाई करना है। तो कैसे निकालेंगे? टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्या करना है? टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। स्टैंडर्ड में गए, यहाँ पर डिवाइड, डिवाइड नाम से यहाँ पर फंक्शन आपको दिख रहा है। तो देखो ये आंसर आ गया। अब ये आंसर और ये आंसर यूनिट प्राइस दोनों सेम ही है। क्या है? दोनों सेम ही है। इस कॉलम को मैं नाम देता हूं वेरीफाइड यूनिट प्राइस। ओके, तो देखो ये इस तरीके से आंसर आ जाता है। अगला शीट है परसेंटेज एंड परसेंट ऑफ। क्या है यहाँ पर? परसेंटेज एंड परसेंट ऑफ। अब देखो यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम दिया गया है, सैलरी दिया गया है, बोनस परसेंटेज दिया गया है, और यहाँ पर एक फॉर कैलकुलेशन के लिए कॉलम दिया गया है। अब मुझे क्या निकालना है? बोनस अमाउंट। देखो यहाँ पर बोनस का परसेंटेज है और सैलरी है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है? बोनस का अमाउंट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सैलरी मल्टीप्लाई बाय बोनस परसेंटेज, सैलरी मल्टीप्लाई बाय बोनस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो देखो यहाँ पर सैलरी को सिलेक्ट किया, बोनस परसेंटेज को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई किया, वापिस इसको डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लिकेशन के कॉलम को डिवाइड बाय 100 करना है। तो देखो मल्टीप्लिकेशन का कॉलम सिलेक्ट किया इसको, और फॉर कैलकुलेशन ये दोनों कॉलम को पहले कैसे सिलेक्ट करना है? पहले मल्टीप्लिकेशन के कॉलम को सिलेक्ट करना है, बाद में कैलकुलेशन का कॉलम, और स्टैंडर्ड में जाकर यहाँ पर डिवाइड। तो देखो यहाँ पर बोनस अमाउंट निकल के आ गया। क्या आया यहाँ पर? बोनस अमाउंट। तो देखो इसका मतलब होता है सैलरी अगर उसका 1 लाख रुपया है, बोनस परसेंटेज अगर 10 है, तो कितना बोनस मिलेगा? 10,000 रुपया। 1 लाख रुपए के ऊपर 10,000 रुपया बोनस मिलेगा। 1,20,000 रुपए के ऊपर 18,000 रुपया बोनस मिलेगा। इसका मीनिंग होता है यहाँ पे हमने बोनस अमाउंट कैलकुलेट किया। आगे परसेंटेज। अब क्या निकालना है? परसेंटेज। हमको क्या करना है? बोनस अमाउंट डिवाइड बाय सैलरी, बोनस अमाउंट डिवाइड बाय सैलरी मल्टीप्लाई बाय 100 करना है यहाँ पर परसेंटेज अगर निकालने हैं तो देखो बोनस अमाउंट डिवाइडेड बाय सैलरी, दोनों कॉलम को सिलेक्ट किया, डिवीजन, डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो देखो डिवीजन का यहाँ पर कॉलम आ चुका है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो डिवीजन का कॉलम सिलेक्ट किया, फॉर कैलकुलेशन का कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो देखो ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आ चुका है, इसी को बोला जाता है परसेंटेज, वेरीफाई परसेंटेज। इस तरीके से कैलकुलेशन जब आप कंपनी में रियल डेटा सेट के ऊपर करोगे तब इसी तरीके के कैलकुलेशन वहां पर भी करने पड़ते हैं। आगे टोटल विथ बोनस।
सैलरी के ऊपर जो बोनस मिला है दोनों का एडिशन करके टोटल विथ बोनस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सैलरी प्लस सैलरी इंटू बोनस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, यानी कि बोनस अमाउंट हमने क्या निकाला यहाँ पर? बोनस अमाउंट प्लस सैलरी। बोनस अमाउंट प्लस सैलरी का कॉलम कहां पर है? तो सैलरी का कॉलम यहां पर है। दोनों को अगर मिला दिया एडिशन, तो यहाँ पर आपको टोटल विद बोनस मिल जाएगा। तो स्टैंडर्ड में जाकर ऐड करना है। इस कॉलम को मैं क्या नाम दूंगा? टोटल विद बोनस। इस तरीके से यहां पर हमने क्या निकाला? सैलरी और उसके ऊपर बोनस। तो कितना हो गया? 1,10,000 रुपया। सैलरी 1 लाख था, बोनस कितना मिला? 10,000। दोनों का मिला करके 1,10,000। ठीक उसी तरह सभी लोगों का यहाँ पर टोटल विथ बोनस निकल के आ चुका है। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखो आगे का शीट का नाम क्या है? मॉड्यूलो। तो देखो यहाँ पर मॉड्यूलो नाम से एक शीट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है? टोटल आइटम पर बॉक्स दिया है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया है। टोटल आइटम 47। एक बॉक्स में कितने आइटम है? 10। तो कितने बॉक्स लगेंगे? 10 मल्टीप्लाई 47 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पर ऊपर का जो बचेगा उसको बोला जाता है मॉड्यूलस। क्या बोला जाता है? मॉड्यूलस। तो इसको कैसे निकालना है? तो देखो टोटल आइटम पर बॉक्स, स्टैंडर्ड में गए, यहाँ पर मॉड्यूलो। क्या है फंक्शन? मॉड्यूलो। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो 47 डिवाइडेड बाय 10, तो मॉड्यूलस कितना बचेगा? 7। यानी कि रिमेनिंग आइटम क्या है? ये रिमेनिंग आइटम कितने बचे? 7। 10 इंटू 4 कितने हुए? 40। और ऊपर की कितने बचे? 7। तो यहाँ पर 7 निकल के आ गया। इसी को बोला जाता है मॉड्यूलस। यहाँ पर मैं कॉलम को नाम दूंगा रिमेनिंग आइटम्स। उसके बाद मुझे क्या निकालना है? फुल बॉक्सेस, यानी कि टोटल आइटम डिवाइडेड बाय आइटम पर बॉक्स। टोटल आइटम डिवाइडेड बाय आइटम पर बॉक्स। तो दोनों कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया और स्टैंडर्ड में जाकर डिवाइड। तो देखो यहां पर ये आ चुका है 4.7। टोटल आइटम्स डिवाइडेड बाय आइटम्स पर बॉक्स, फुल बॉक्सेस। एक बार इसको वापस करके देखते हैं। टोटल आइटम्स डिवाइडेड बाय आइटम्स पर बॉक्स। ओके, और इसको डिवाइड किया, तो यहां पर ये पॉइंट में आंसर यहां पर आ चुका है। अब अगर मैं इसको, ठीक है इसको पॉइंट में ही रहने दो अभी, तो ये पॉइंट में यहां पर आंसर आ चुका है। इसको बोला जाएगा फुल बॉक्स। आगे क्या है? राउंडिंग नंबर। देखो यहाँ पर राउंडिंग नाम से एक शीट दिया गया है। अब अगर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेजरमेंट दिया है, डेसिमल का वैल्यू दिया है, यूनिट यहाँ पर दिया गया है। तो डेसिमल वैल्यू ये जो दिख रहा है यहाँ पर डेसिमल वैल्यू, ये पॉइंट में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर राउंडिंग के फंक्शन को यूज करना है। कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पर एक राउंडिंग नाम से टैब आपको दिख रहा है, मेनू। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, राउंड अप, राउंड डाउन, राउंड, ऐसे 3 फंक्शन है। अगर मैं राउंड अप करूंगा तो देखो 36.78, इसका राउंडिंग अप हो गया 37। 75.42.45 76 हो गया। 12.98 13 हो गया। 98.54 99 45.67 46, ये क्या हो गया? राउंड अप। अगर मुझे इसको, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा है ना, मतलब? हाँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो बता रहा है वहां पर। ओके।
अभी देखो डेसिमल वैल्यू के अंदर राउंडिंग में गया, राउंड डाउन, क्या है राउंड डाउन, इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो यहाँ पर 36.87 को इसने डाउन कर दिया, कितना हो गया 36, और राउंड अप में 37 हुआ था तो इसने इसको डाउन कर दिया, डेसिमल को निकाल दिया, 36 यहाँ पर आंसर आ गया, नीचे 75 12 98 45, इसके ऊपर ये इस तरीके से ये राउंड डाउन कर दिया इसको। अब अगला फंक्शन है राउंड, डेसिमल वैल्यू और राउंड में राउंड फंक्शन है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो ये पूछ रहा है डेसिमल प्लेसेस कितने देने हैं बताओ, ये क्या पूछ रहा है डेसिमल प्लेसेस कितने देने हैं। अगर मैं यहाँ पर 0 देता हूं, ओके करता हूं, तो देखो ये राउंड में आंसर यहाँ पर आ चुका है, राउंड में आंसर आ चुका है 36.78, राउंड कर दिया 37, 75.45 इसने 75 कर दिया, 12.98 तो 13 हो गया, 98.54 99, 45.67 इसने 46 कर दिया। तो ये राउंड अप है, ये राउंड डाउन है, ये राउंड है, इस तरीके से ये फंक्शन काम करते हैं। आपको किस तरीके का राउंडिंग करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला शीट का नाम है, सर वहां पे जैसे आपने 0 दिया था ना वैल्यू, अगर 1 देते हैं तो, अगर 1 देते हैं तो अब देखो यहाँ पर क्या है राउंड, इसके अंदर अगर मुझे चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर स्टेप का नाम क्या है इंसर्टेड राउंडिंग, स्टेप का नाम क्या है इंसर्टेड राउंडिंग। यहाँ पर आपको बाजू में सिंबल दिख रहा है सेटिंग का, यहाँ पर अगर मैंने क्लिक किया वापिस यहाँ पर ये राउंड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इसको अगर मैं 2 कर देता हूं या फिर 1 कर देता हूं, देखो यहाँ पर मैंने 2 कर दिया, ओके प्रेस किया तो देखो यहाँ पर राउंड डेसिमल में 2 डेसिमल में आ चुका है, क्या है ये 2 डेसिमल में यहाँ पर आ चुका है। इस तरीके से ये राउंडिंग करता है 36.78 36.78 75.45, ये देखो 46 हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसका अगला डिजिट यहाँ पर अगर देखोगे तो 6 है, 6 के कारण इसने ये 45 को 46 यहाँ पर कर दिया है। इस तरीके से ये राउंडिंग वाले फंक्शन काम करते हैं। ओके ओके सर। तो देखो अगला है इवन ऑड, अगला क्या है इवन ऑड। अब देखो मुझे देखना है कि नंबर इवन है या फिर ऑड है, तो कैसे देखेंगे, इसके लिए भी फंक्शन है इवन ऑड। देखो यहाँ पर डे का नाम दिया गया है, पार्टिसिपेंट का काउंट यहाँ पर दिया गया है, और इवेंट, इसका इवेंट का नाम भी यहाँ पर दिया गया है। तो अभी पार्टिसिपेंट का काउंट है, इसके अंदर इवन नंबर भी है ऑड नंबर भी है, तो इसको हमें अभी फाइंड आउट करना है। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर इंफॉर्मेशन के अंदर इज इवन इज ऑड, ये 2 फंक्शन आपको दिख रहे हैं। इज इवन के ऊपर क्लिक किया तो देखो यहाँ पर ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, 24 क्या है इवन नंबर, 35 क्या है ऑड नंबर फॉल्स आ गया, 42 क्या है इवन नंबर ट्रू आ गया। इस तरीके से ये काम करता है। पार्टिसिपेंट काउंट के ऊपर क्लिक किया, वापस इंफॉर्मेशन में जाकर इज ऑड के ऊपर क्लिक किया तो देखो पार्टिसिपेंट काउंट के ऊपर से इज ऑड, 24 फॉल्स, 35 ट्रू ऑड नंबर है, 42 फॉल्स इवन नंबर, 28 फॉल्स, 33 ट्रू। इस तरीके से ये काम करता है। तो ये आप चेक कर सकते हो ये इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। अगला क्या देखना है, अभी देखो अभी अगर आपको कैलकुलेशन करने हैं, हम लोग यहाँ पर नंबर फंक्शन सीख रहे हैं, क्या नंबर फंक्शन, लेकिन अगर आपको ये नंबर फंक्शन यहाँ पर करेक्ट, मतलब नंबर फंक्शन में कोई अलग कैलकुलेशन आपको अगर करना है, कोई अलग अलग टाइप का कैलकुलेशन, तो उसके लिए यहाँ पर ऐड कॉलम में
कस्टम कॉलम। क्या है? कस्टम कॉलम। इसके अंदर जाकर भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले देख लो कॉलम कौन से है? आईडी, डे, पार्टिसिपेंट काउंट, इवेंट, इज इवन, इज ऑड। तो देखो आईडी, डे, पार्टिसिपेंट काउंट, इवेंट, इज इवन, इज ऑड, ये कस्टम कॉलम के नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन किस तरीके का करना है? तो यहाँ पर इज इवन और इज ऑड, यहाँ पर क्या है? इज इवन, इज ऑड, ट्रू और फॉल्स में आया है। ट्रू और फॉल्स में। मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? यहाँ पर ऐसे लिखकर आना चाहिए इज इवन और इज ऑड, या फिर इवन और ऑड नंबर के सामने। तो कैसे करेंगे? देखो ऐड कॉलम में गया, कस्टम कॉलम के ऊपर क्लिक किया, कस्टम कॉलम का डायलॉग बॉक्स आ गया। कॉलम को नाम दूंगा इवन और ऑड। कॉलम नेम में, न्यू कॉलम नेम में मैंने क्या लिखा? इवन और ऑड। यहाँ पे फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? फॉर्मूला। अब देखो फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ। पाइथन में आपने इफ एल्स लूप सीख लिया है पाइथन में, तो यहाँ पर फॉर्मूला उसी तरीके से लगाना है। इफ एल्स लूप, इफ पार्टिसिपेंट काउंट, डबल क्लिक किया तो देखो पार्टिसिपेंट काउंट यहाँ पर आ चुका है। मॉड 2 इक्वल टू 0, देन यहां पर मैं लिखूंगा इवन, एल्स यहां पर मैं लिखूंगा ऑड। इस तरीके से आपको फॉर्मूला लिखना है। इफ पार्टिसिपेंट काउंट मॉड 2, अगर इसका आंसर 0 आता है तो ये क्या देगा? इवन। अगर इसका आंसर 0 के अलावा कुछ आता है 2 से डिवाइड करने पर पार्टिसिपेंट काउंट को, तो आंसर आएगा ऑड। इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर एक बात को याद रखना है, जब आप फॉर्मूला लगाते हो तो फॉर्मूला यहाँ पर गलत भी हो सकता है। फॉर्मूला बहुत केयरफुली लगाना चाहिए, तभी आपका आंसर आएगा। वरना देखो यहाँ पर एक रेड कलर आ रहा है, क्या है? 2 इक्वल टू 0, यहाँ पर ये रेड, तो इस रेड का मतलब होता है यहाँ पर एरर है, कुछ ना कुछ तो एरर यहाँ पर है। तो इसको ठीक तरीके से लगाना चाहिए। अब ये फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे शो एरर, यहाँ पर एक टोकन देन एक्सपेक्टेड ऐसे करके एक एरर आ रहा है। ये एरर नहीं आना चाहिए, एरर यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है ये गलत फॉर्मूला है, तो गलत फॉर्मूला लगाने पर ये एरर शो करेगा और आपका आंसर यहाँ पर नहीं आएगा। आंसर आपका यहाँ पर नहीं आएगा। अब मैं क्या करता हूँ? एक दूसरा लॉजिक यहाँ पर लगाता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। दूसरा एक लॉजिक है यहाँ पर इफ, मैंने लिखा एन यू एम। देखो जैसे ही मैंने एन यू एम लिखा, सभी नंबर के फंक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नंबर डॉट एबीएस, नंबर डॉट एक्यूएस, नंबर डॉट असाइन, नंबर डॉट एटन, नंबर डॉट एटीएन2। तो ये जो फंक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनको बोला जाता है यम कोड, यम फंक्शन बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? एम फंक्शन। ये बाय डिफॉल्ट पावर क्वेरी में, पावर बीआई में होते हैं बाय डिफॉल्ट। इसका यूज कब और कैसे करना है ये आपको मालूम होना चाहिए, या फिर आपको उस तरीके से लॉजिक लगाकर इनका यूज करना है। अब देखो मैं यहाँ पर कैसे लॉजिक लगाता हूं। इफ नंबर डॉट मॉड, क्या लिखा मैंने? नंबर डॉट मॉड। तो देखो ये नंबर डॉट मॉड यहाँ पर आ चुका है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब देखो ये नंबर यहाँ पर 2 बार आ चुका है,
तो मुझे फॉर्मूला वाला ही लेना है। तो ये पहला वाला नंबर को मैंने यहाँ पर निकाल दिया। नंबर डॉट मॉड ब्रैकेट में पार्टिसिपेंट काउंट। तो देखो ये पार्टिसिपेंट काउंट यहाँ पर कॉलम का नाम आ चुका है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। ब्रैकेट को इसको मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा। अगर आप ऊपर देखोगे तो ऊपर दिख रहा है नंबर डॉट मॉड नंबर एज नलेबल नंबर। तो इसमें मैंने क्या सिलेक्ट किया, पार्टिसिपेंट काउंट पहला पैरामीटर, कॉमा डिवाइजर। आगे क्या पूछ रहा है, डिवाइजर। मैंने यहां पर 2 दिया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, इक्वल टू 0 और आगे लिखा देन, आगे लिखा इवन एल्स ऑड। इस तरीके से मैंने लिखा। अब देखो ये फॉर्मूला अभी एकदम करेक्ट लगा है, लॉजिक यहां पर। तो नीचे देखो, नो सिंटैक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड। क्या बोल रहा है ये, नो सिंटैक्स एरर्स हैव बीन डिटेक्टेड, और ग्रीन टिक आ चुका है नीचे, यानी कि अभी हमारा फॉर्मूला एकदम करेक्ट है। कॉलम का नाम क्या है, इवन और ऑड। ओके प्रेस किया, ओके प्रेस किया तो यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड हो चुका है जिसका नाम है इवन और ऑड। क्या है, इवन और ऑड। तो देखो इवन 24 क्या है, इवन नंबर। 35 क्या है, ऑड नंबर। 42 क्या है, इवन। 28 क्या है, इवन नंबर। 32 क्या है, ऑड नंबर। कैसे पता चला, 24 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आया, मॉड्यूलस 0। तो इसका मतलब हो गया इवन नंबर। तो यही लॉजिक हमने फॉर्मूला के अंदर लगाया था। फिर से एक बार दिखाता हूं, एडेड कस्टम, इसके बाजू में सिंबल दिख रहा है, वहां पर क्लिक करेंगे। अभी ये थोड़ा स्लो वर्किंग कर रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। तो देखो बाजू के स्टार के ऊपर क्लिक किया तो कस्टम कॉलम यहाँ पर आ चुका है। इसके अंदर मैंने कॉलम का नाम आप जो भी देना चाहे दे सकते हो। यहां पर मैंने लिखा इफ एल्स का कंडीशन लिखा है, इफ नंबर डॉट मॉड, ऐसे एक फंक्शन है, इसको बोला जाता है यम फंक्शन। नंबर डॉट मॉड, इसके अंदर कॉलम का नाम दिया पार्टिसिपेंट काउंट कॉमा 2, यानी कि पार्टिसिपेंट काउंट को 2 से डिवाइड करना है। और अगर 2 से डिवाइड करने पर डिवाइजर अगर 0 आता है तो इवन नंबर, एल्स ऑड नंबर। इस तरीके का लॉजिक मैंने यहाँ पर लगाया है और ये आंसर यहाँ पर आ चुका है। ओके प्रेस किया, आंसर यहाँ पर आ गया। इस तरीके से हमेशा याद रखना है, कस्टम कॉलम में आप कोई भी लॉजिक लगा सकते हो, कोई भी लॉजिक लगाकर आंसर निकाल सकते हो कस्टम कॉलम में जाकर। तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले कॉलम का नाम देना पड़ता है और जिन कॉलम के ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जिस भी कॉलम के ऊपर कैलकुलेशन करना है, उस कॉलम का नाम यहाँ पर अवेलेबल कॉलम में आ जाता है और इसका फॉर्मूला यहाँ पर आपको लगाना होता है। तो लॉजिक क्या लगाना है, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये आपको ही डिसाइड करना है। इसके अकॉर्डिंग वहां पर फंक्शन आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट, देखो जैसे ही मैंने टेक्स्ट लिखा, सभी टेक्स्ट के फंक्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी टेक्स्ट के फंक्शन। अगर यहाँ पर मैंने डेट लिखा, DATE डेट, तो देखो सभी डेट के फंक्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें से जो भी फंक्शन आपको यूज करना है आप कर सकते हो, टैब प्रेस करके उसको सिलेक्ट करना है। अगर मैंने यहाँ पर नंबर लिखा तो देखो सभी नंबर के फंक्शन यहाँ पर आ चुके हैं। अभी हमने कौन सा फंक्शन यूज किया, नंबर डॉट मॉड।
ये फंक्शन हमने यूज करके ये इज इवन और ऑड ये फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पर अभी देखो नंबर डॉट मॉड को मैंने टैप प्रेस किया तो देखो ये नंबर डॉट मॉड यहाँ पर आ चुका है। ब्रैकेट को मैंने ओपन किया तो देखो इसका सिंटैक्स नंबर डॉट मॉड नंबर एज नलेबल नंबर, यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कॉलम यहाँ पर लेना है। तो मैंने पार्टिसिपेंट काउंट डबल क्लिक किया तो देखो काउंट का यहाँ पर कॉलम आ चुका है। कॉमा अगला पैरामीटर डिवाइजर, कितने से डिवाइड करना है, मुझे 2 से डिवाइड करना था 2 ले लिया। ब्रैकेट को कंप्लीट किया मैंने। आगे भी पैरामीटर है, देखो कॉमा के आगे भी पैरामीटर है लेकिन मुझे नहीं लेना था तो मैंने ब्रैकेट को कंप्लीट किया इक्वल टू 0। अगर आंसर 0 आता है देन तो क्या होगा, देन लिखा और यहां पर लिखा इवन, एल्स यहां पर लिखा ऑड, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आप लोग इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पर भी अभी कुछ तो मिस्टेक मेरे से हो गया क्योंकि एरर आ रहा है ये नीचे, क्या आ रहा है, एरर। देखो अभी इसको मैं कैंसिल करता हूं, ये फॉर्मूला में कुछ तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। कैंसिल किया थोड़ा सा टाइम ले रहा है, 1 मिनट के लिए वेट करना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर मिस्टेक क्या हुआ है, इफ का यहाँ पर इफ लगाना मैं भूल गया था। यहाँ पर इफ, ये जो फॉर्मूला है स्टार्टिंग में यहाँ पर इफ लगाना था, इफ एल्स लूप था ना, तो यहाँ पर इफ लगाना मैं भूल गया था। अब जैसे ही इफ लगाया देखो नो सिंटैक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड, नीचे क्या बोल रहा है, कोई भी सिंटैक्स एरर इसमें अभी नहीं है, अभी ये काम कर सकता है। इस तरीके से फॉर्मूला लॉजिक आपको लगाना होता है और कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। कहां पर जाकर, कस्टम कॉलम के अंदर जाकर, कस्टम कॉलम के अंदर जाकर ये कैलकुलेशन इस तरीके से करने पड़ते हैं। इतना समझ में आया? यस यस सर। यस सर। हाँ तो देखो कोई भी कैलकुलेशन, लॉजिक कोई- का देखा ना कस्टम कॉलम में जाके, हाँ वो अभी आपने एक एग्जांपल लिया लाइक इवन और ऑड दिखाना था, तो हाँ वो तो समझ में आया, पर इन केस अगर दूसरा कोई एग्जांपल होता है वहां पे तो हाँ लॉजिक कैसे समझ में आएगा कि कैसे लगाना है क्या? दिखाता हूँ। अभी क्या करेंगे, अगला एग्जांपल जब लेंगे तो उसमें प्रॉपरली आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो इवन ऑड ये हो चुका इवन और ऑड के लिए। आगे क्या है, साइन फंक्शन। क्या है आगे फंक्शन, साइन। तो देखो साइन नाम से एक वर्कशीट है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, पावर भी है थोड़ा सा यहाँ पर हैंग हो रहा है। तो देखो अभी मैंने क्या किया, साइन के ऊपर क्लिक किया, साइन का शीट यहाँ पर आ चुका है। अमाउंट कॉलम, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, क्या किया, अमाउंट कॉलम, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब आपको यहाँ पर साइंटिफिक नहीं, इंफॉर्मेशन के अंदर साइन नाम से एक फंक्शन दिख रहा है, क्या है, साइन। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, देखो यहां पर जैसे ही मैंने क्लिक किया यहां पर आ चुका है अमाउंट कितना है, 50,000 पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर +1 करके आया है आंसर। -8,000 कितना है, -8,000, तो निगेटिव आंसर यहाँ पर आ चुका है। नीचे 35,000 पॉजिटिव, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव में आया है साइन।
इस तरीके से आपको समझ में आ सकता है ये इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, ये यहाँ पर साइन फंक्शन फाइंड आउट करके देता है। अब देखो इसी को कस्टम कॉलम में जाकर फॉर्मूला लगाकर भी हम लोग देख सकते हैं। तो कैसे, ऐड कॉलम में कस्टम कॉलम, इसके ऊपर क्लिक करना है। कस्टम कॉलम के लिए फॉर्मूला यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, हैंग हो रहा है पावर बीआई। देखो कस्टम कॉलम का विंडो यहाँ पर आ चुका है। अब मैं इसको नाम दे दूंगा साइन कॉलम। इसके अंदर एक फंक्शन है नंबर डॉट साइन, नंबर डॉट SIGN, इस तरीके से कोई फंक्शन है क्या? तो देखो नंबर डॉट साइन नाम से एक फंक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया लेकिन ये डबल हो गया, इसको निकाल देना है। जो एक्चुअल फंक्शन है वही लेना है, नंबर डॉट साइन। आगे ब्रैकेट में अमाउंट, कौन से कॉलम के ऊपर मुझे प्रोसेसिंग करनी है? तो देखो नंबर डॉट साइन नंबर एज नलेबल, आगे क्या पूछ रहा है? नंबर। कौन सा कॉलम है यहाँ पर? अमाउंट। तो अमाउंट को मैंने डबल क्लिक किया, ब्रैकेट को यहाँ पर कंप्लीट किया। देखो नंबर डॉट साइन अमाउंट, नो सिंटैक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड। सिंटैक्स एरर यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है। ओके प्रेस किया तो देखो सेम ही आंसर वहां पर आ चुका है। क्या है? सेम आंसर वहां पर आ चुका है। जैसे पहले मैंने फॉर्मूला ऊपर जो साइन दिया गया था इंफॉर्मेशन में, देखो ये कॉलम का और ये कॉलम का आंसर सेम ही है, लेकिन ये साइन कॉलम कस्टम कॉलम का यूज करके हमने निकाला है, और ये साइन यहाँ पर जो साइन दिया गया है इसका यूज करके आंसर हमने निकाला है। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। अब अगर आपको कस्टम कॉलम को और देखना है तो कैसे करेंगे? देखो ऐड और सब्ट्रैक्ट, क्या है यहाँ पर? ऐड और सब्ट्रैक्ट। और दूसरा कोई है क्या? दूसरा किस में देखना है? राउंडिंग के लिए भी यहाँ पर फंक्शन है। देखो राउंडिंग में, अगर राउंडिंग के लिए आपको देखना है तो हम लोग देखेंगे। राउंडिंग के लिए भी हम लोग क्या करेंगे? कस्टम कॉलम, इसके अंदर नाम दे दिया मैंने राउंड फंक्शन। कॉलम का नाम क्या होगा? राउंड फंक्शन। और यहाँ पर नंबर डॉट राउंड, देखो नंबर डॉट राउंड डाउन, नंबर डॉट राउंड अप, नंबर डॉट राउंड। अब मुझे राउंड अप करना है तो मैं क्या करूंगा? इसको नंबर डॉट राउंड अप लिखूंगा। लिखा मैंने, ब्रैकेट को ओपन किया। ठीक, यहां पर लिखते समय मिस्टेक हो सकता है, ध्यान देना है। नंबर डॉट राउंड, तो देखो ये राउंड अप के लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पर मिस्टेक हो गया, नंबर 2 बार आ गया। अब पहला वाला नंबर को मैंने निकाल दिया, ब्रैकेट को यहाँ पर ओपन किया। जैसे ही फॉर्मूला करेक्ट है हो गया मेरा, ऊपर आ गया नंबर डॉट राउंड अप, नंबर एज नलेबल नंबर। अब कौन सा नंबर देना है? यहाँ पर डेसिमल वैल्यू करके कॉलम है, ऊपर दिख रहा है आपको। किसका राउंड अप करना है? डेसिमल वैल्यू। तो डेसिमल वैल्यू के डबल क्लिक किया, कॉमा। कॉमा ये पूछ रहा है डिजिट, कितने डिजिट में आपको आंसर चाहिए? देखो कॉमा के आगे डिजिट एज नलेबल नंबर, कितने डिजिट में आंसर चाहिए? तो मैं यहाँ पर 2 करता हूं, 2 डिजिट। ब्रैकेट को मैंने कंप्लीट किया, फॉर्मूला यहाँ पर करेक्ट हो गया। कोई एरर है क्या? कोई भी एरर यहाँ पर नहीं है। ओके प्रेस किया। देखो राउंड फंक्शन नाम से एक कॉलम यहाँ पर आ चुका है, राउंड फंक्शन, और आंसर भी यहाँ पर आ चुका है। क्या है? आंसर भी यहाँ पर आ चुका है। तो ये 2 डिजिट में किया था, इसके कारण यहाँ पर 2 डिजिट में आंसर आया है। देखो यहाँ पर राउंड अप और यहाँ पर राउंड फंक्शन, लेकिन ये 2 डिजिट में किया था, यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है।
अब अगर मुझे ऐसे ही राउंड अप जैसे ही आंसर निकालना है तो मैं 2 डिजिट को यहाँ पर हटा दूंगा, ये स्टार के ऊपर क्लिक करना है, ये वापस कस्टम कॉलम का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आ गया, ये 2 को मैं यहां से हटा देता हूं, मुझे डिजिट में नहीं चाहिए आंसर, डेसिमल वैल्यू वहां पर मैंने हटा दिया, ओके प्रेस किया तो देखो राउंड अप फंक्शन दोनों का आंसर यहाँ पर सेम आ चुका है। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। कोई भी फंक्शन का आंसर यहाँ पर आ सकता है। कस्टम कॉलम में यहाँ पर आप कोई भी लॉजिक लगा सकते हो, कोई भी किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हो, इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैं अभी कैंसिल कर देता हूं। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, तो इस तरीके से कस्टम कॉलम का आप लोग यूज कर सकते हो। तनुजा गायकवाड़ है कि यहाँ पे? तनुजा गायकवाड़, तो देखो तनुजा गायकवाड़ को कल प्रॉब्लम था, डेट डिफरेंस उसका नहीं आ रहा था क्योंकि पावर बीआई अपडेट हो चुका था, पावर बीआई अपडेट हो चुका है, इसके कारण डेट डिफरेंस का फंक्शन वहां पर नहीं था। तो आप कस्टम कॉलम का यूज करके भी डेट डिफरेंस निकाल सकते हो। कस्टम कॉलम का यूज करके कैसे करना है, पहले एक कॉलम ले लेना है कस्टम कॉलम में से, यानी कि अवेलेबल कॉलम में से पहले एक कॉलम को सिलेक्ट करना है, माइनस दूसरा डेट का कॉलम यहाँ पर आपने अगर सिलेक्ट किया तो दोनों के बीच का डिफरेंस वहां पर निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेशन वहां पर कर सकते हो। अब देखो आगे आगे क्या है, कंबाइंड ऑपरेटर। देखो कंबाइंड ऑपरेशन नाम से एक शीट यहाँ पर दी गई है, इसके अंदर अभी हम लोग क्या करेंगे, नंबर फंक्शन को सीखेंगे। अब देखो यहाँ पर इनवॉइस दिया गया है, प्रोडक्ट का प्राइस दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया है और टैक्स परसेंटेज यहाँ पर दिया है। तो अभी क्या करना है, डिस्काउंट अमाउंट निकालना है, डिस्काउंट प्राइस है और डिस्काउंट परसेंटेज, इसके ऊपर से मुझे डिस्काउंट का अमाउंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो ऐड कॉलम के ऊपर क्लिक किया, प्रोडक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंटेज, प्रोडक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंट, इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, और उसको डिवाइडेड बाय 100 करना है। अब ये मल्टीप्लीकेशन के कॉलम को डिवाइड बाय 100 करना है, तो यहाँ पर डिवाइड हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कस्टम कॉलम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कस्टम कॉलम का। देखो मैं ये प्रोसेस वापस रिपीट करता हूं। अब यहाँ पर ये फंक्शन यहाँ पर यूज नहीं किए जा सकते कैलकुलेशन के लिए, तो ऐड कॉलम में कस्टम कॉलम, यहां पर मैं लिखूंगा डिस्काउंट अमाउंट, कॉलम का नाम डिस्काउंट अमाउंट, डिस्काउंट प्राइस क्या है, प्रोडक्ट प्राइस, देखो डबल क्लिक किया, मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंट, डबल क्लिक किया, दोनों यहां पर आ चुके हैं, डिवाइडेड बाय 100, ऐसे मैंने यहां पर फॉर्मूला लिख दिया। नो सिंटैक्स एरर, क्या है यहाँ पर, नो सिंटैक्स एरर, ओके प्रेस किया तो देखो यहाँ पर आंसर निकल के आ चुका है, डिस्काउंट अमाउंट। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करने हैं। अगर आप यहाँ पर फंक्शन का यूज या फिर लॉजिक यहाँ पर नहीं लग रहा है आपका, फ्रॉम नंबर में ये जो फंक्शन दिए गए हैं इसके अंदर अगर लॉजिक नहीं लग रहा है तो आप कस्टम कॉलम का यूज करके यहाँ पर आपको फॉर्मूला का लॉजिक लगाकर आप आंसर निकाल सकते हो। इस तरीके से कस्टम कॉलम का आप लोग यूज कर सकते हो। तो ये अगला, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, मुझे क्या निकालना है, डिस्काउंट मिलने के बाद प्राइस कितना है, प्रोडक्ट का ये एक्चुअल प्राइस है और
डिस्काउंट का अमाउंट यहाँ पर दिया गया है, तो डिस्काउंट देने के बाद में प्राइस कितना है वो निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, कस्टम कॉलम यहाँ पर नाम दूंगा डिस्काउंट ऑफ प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इक्वल टू में प्रोडक्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट अमाउंट और ओके प्रेस किया। तो देखो यहाँ पर आंसर आ गया प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। पहले प्राइस कितना था 1000, डिस्काउंट अमाउंट कितना है 100, 1000 में से 100 माइनस किया 900, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। ये आंसर इस तरीके से यहाँ पर आ चुका है। टैक्स अमाउंट, अब मुझे क्या करना है, टैक्स अमाउंट निकालना है। तो मैं कस्टम कॉलम में जाऊंगा, यहां पर लिखूंगा टैक्स अमाउंट, यहां पर प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, देखो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट लिया, मल्टीप्लाई बाय टैक्स परसेंट, मल्टीप्लाई बाय टैक्स परसेंट। देखो एक कॉलम का नाम यहां पर आ जाता है ऑटोमेटिक यहां पर, या फिर आप यहां से भी डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 100, तो टैक्स अमाउंट यहां पर आ जाएगा। तो देखो यहां पर टैक्स अमाउंट नाम से एक कॉलम आ चुका, कैलकुलेशन भी यहां पर आ चुका है। इस तरीके से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। अभी मुझे फाइनल प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, फाइनल प्राइस, कॉलम का नाम है फाइनल प्राइस। यहां पर मैं लिखूंगा प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, क्या है प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, डबल क्लिक किया, प्लस टैक्स अमाउंट, डबल क्लिक किया, देखो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट प्लस टैक्स अमाउंट, कोई भी एरर यहां पर नहीं है, नो सिंटैक्स एरर। ओके प्रेस किया तो देखो फाइनल प्राइस यहां पर आ गया इस तरीके से, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट प्लस टैक्स अमाउंट। तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कहां पर है, देखो ये 900 प्लस टैक्स अमाउंट यानी कि ये 45, 945 आंसर यहां पर आ चुका है। इस तरीके से बाकी का भी आंसर आ चुका है। इसी को बोला जाता है नंबर फंक्शन। इसके अंदर आज हमने ऐड कॉलम में जाकर कस्टम कॉलम, इसके अंदर फॉर्मूला कैसे लगाना है 4-5 एग्जांपल हमने आज सीख लिए। आपको जब आप वीडियो देख देख करके प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आ जाएगा ये किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। थोड़ी सी मदद यहाँ पर, अगर आपको कोई अलग कैलकुलेशन करके देखना है जब आप प्रैक्टिस करोगे तब चैट जीपीटी की मदद ले सकते हो, आप चैट जीपीटी की मदद ले सकते हो। यहाँ पर जो फॉर्मूला आपको लगाना है वो फॉर्मूला सीधा चैट जीपीटी दे देगा, सीधा चैट जीपीटी दे देगा। कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है, आंसर आपके आ जाएंगे। लेकिन ये जो कॉलम के नाम है ये गलत नहीं होने चाहिए, फॉर्मूला में कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, सिंटैक्स एरर, तभी फॉर्मूला काम करता है। फॉर्मूला थोड़ा सा भी गलत हुआ तो काम नहीं करता है। और ये जो लैंग्वेज है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा नंबर, ये नंबर सभी ग्रीन कलर में आपको यहाँ पर, ब्लू कलर में यहाँ पर दिख रहा है। ये जो लैंग्वेज है इसको बोला जाता है यम लैंग्वेज। क्या है ये, एम लैंग्वेज इसको बोला जाता है। इसके अंदर करीब करीब 900 फंक्शन अवेलेबल है। कितने, 900 फंक्शन अवेलेबल है अलग अलग। तो ये सब, इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत के हिसाब से चैट जीपीटी का यूज कर कर आप लोग आंसर निकाल सकते हो। कोई भी फंक्शन, कोई भी कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हो। इतना याद रखना है। अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। समझ में आया? यस सर। यस सर। कोई डाउट है अभी? सर ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा ना? हाँ, आज का लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। किसने पूछा? मैंने सर, एक्चुअली कल का लेक्चर नहीं हुआ है अपलोड, इसलिए पूछा। हाँ, कल का लेक्चर इसलिए अपलोड नहीं हुआ है क्योंकि आधा अधूरा रह गया था कल का लेक्चर, इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया है कल का लेक्चर।
आज का लेक्चर अपलोड हो जाएगा, ये फाइल भी आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, जाकर के प्रैक्टिस करना है। ओके, यस सर, यस। हाँ। अभी अभी मैं चाहता हूं कि अगला भी 1 घंटा लेक्चर हो। आपकी इच्छा है क्या? बोलो। बाउंस होगा सर। सर हाँ, अच्छा, ज्यादा। दिमाग के ऊपर से चला जाएगा बोल रहे हो। यस। यस। यस सर। तो देखते हैं क्या हो गया। 2-3 दिन का छुट्टी हो गया, इसलिए मैं सोच रहा था 1 घंटा ले लूं, लेकिन ठीक है, आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। आज इतना ही प्रैक्टिस करो। यहाँ पे हम लोग रुकेंगे। ये जो फाइल है मैं गिटहब के लिंक पे डाल दूंगा। आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे। कस्टम कॉलम में मिस्टेक नहीं करना है, ये बात को ध्यान में रखना है। थोड़ा सा भी अगर गलत हो गया, कस्टम कॉलम, कैलकुलेशन या फिर फॉर्मूला थोड़ा सा भी गलत हो गया, आपका आंसर नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। ओके, ओके सर। तो देखो ये फाइल अभी गिटहब के ऊपर मैं डाल दूंगा। आज हमने डेट फंक्शन सीख लिए। कल का लेक्चर 5 बजे होगा। कल का लेक्चर 5 बजे होगा। ओके, ओके सर। चलो आज हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। बाय।